Hello everyone, welcome to Okul, India's most affordable learning platform, and let's continue our course on environment by Shankar IAS Academy. चैप्टर नंबर 22 की हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर, और इस लेक्चर में जो है हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 3 को देखेंगे। अभी तक हम लोग जो है इस चैप्टर में ये देख चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया का पोजीशन क्या रही है, इंडिया में कितना ज़्यादा एमिशन वगैरह हुआ है, इसके बारे में बात करी है, और जो पीछे क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले हैं उन सब के बारे में बात करी है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसको टैकल करने के लिए क्या क्या मिशंस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उन्हीं मिशंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ मिशन जो है उनके बारे में बात कर ली थी, और कुछ इस तरीके के मिशंस के बारे में लेकर और आगे और कंसेप्ट को लेकर हम लोग बात आज के लेक्चर में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी तरफ से कभी भी नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री, बिना किसी एडवर्टीजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप अपने सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके कोर्स पे एनरोल कर लेना है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम लोग जो है चैप्टर 22 इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज पार्ट 3 को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम जो मिशन से बात करने वाले हैं, मिशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या मिशन है, इसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स देखिए। टू डिवाइस स्ट्रेटेजिक प्लान्स एट द एग्रो क्लाइमेटिक जोन लेवल सो दैट एक्शन प्लान्स आर कंटेक्चुअलाइज्ड टू रीजनल स्केल्स इन द एरियाज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस तरीके के प्लान्स बनाने की बात है। नेक्स्ट इज टू एनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू कस्टमाइज्ड इंटरवेंशंस। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी कि जो हमारी कृषि की पैदावार है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। कैसे? सच एज यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू डेवलप्ड इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। हम क्या करें कि जो क्रॉप्स की वैरायटी है उसको इंप्रूव करें। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, क्रॉप्स की है चाहे लाइव स्टॉक की है, दोनों की। प्रमोटिंग एफिशिएंट एनर्जी इरिगेशन सिस्टम, जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाए, उसको प्रमोशन होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले पार्ट में भी, ये चैप्टर जो है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने को नहीं है। जो भी मिशंस वगैरह है उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए गए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीड करते चलते हैं, और जहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस होगी कि अब बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का है, वो थोड़ा बहुत मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, टू फैसिलिटेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बाय एक्सपेंडिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नेटवर्क्स टू द पंचायत लेवल एंड लिंकिंग देम टू एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द weather based crop insurance scheme and national agricultural insurance scheme, scaling the returns at that level। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नेटवर्क्स है उसका हमें क्या करना है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी उसका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो पंचायत लेवल तक पहुंच सके। पहली बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि हमें उसको लिंक करना है जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम है उसके साथ, ताकि जो उसके भी रिटर्न्स है, जो उसके भी फायदे हैं, वो उस लेवल तक यानी कि पंचायत के लेवल तक पहुंच सके। अगला है टू प्रमोट लेबोरेटरी टू लैंड रिसर्च बाय क्रिएटिंग मॉडल विलेजेस एंड मॉडल फार्म यूनिट्स इन रेनफेड एंड ड्राईलैंड एरियाज। ठीक है, हमें लेबोरेटरी टू लैंड के कंसेप्ट को क्या करना है, उसको प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, और इस तरीके के मॉडल विलेजेस और मॉडल फार्म बनाने हैं। कहाँ पर? रेनफेड एरियाज में और ड्राईलैंड एरियाज में। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बाकी लोगों को ये पता लगेगा कि अगर रेनफेड एरियाज हैं
तो वहां पर हम लोग एक तरीके से बिल्कुल आइडियल कंडीशन में फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई लैंड एरियाज में अगर है तो वहां पर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इस तरीके के मॉडल विलेजेस और मॉडल फार्म यूनिट्स बनाने की बात कही जा रही है। अगला है टू स्ट्रेटेजाइज लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस फॉर एमिशन रिडक्शन फ्रॉम एनर्जी एंड नॉन एनर्जी यूजेस बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सूटेबल क्रॉप वेराइटीज एंड फार्म प्रैक्टिसेस, लाइव स्टॉक एंड मैन्योर मैनेजमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस को स्ट्रेटेजाइज करने की बात है ताकि एमिशन का जो एमिशन है उसका रिडक्शन किया जा सके, ठीक है, एनर्जी से भी और नॉन एनर्जी यूजेस से भी। टू रियलाइज द एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक, जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसमें जो इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है उसको रियलाइज कर सके, उसको पूरा किया जा सके थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ड्राउट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज। ड्राउट और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज को डेवलप करके, यानी कि ऐसी क्रॉप्स डेवलप करनी है जो सूखे को भी झेल सके और जो पेस्ट वगैरह को भी थोड़ा बहुत झेल सके, ठीक। एडॉप्टिंग रिसोर्स कंजर्विंग टेक्नोलॉजीज, जो ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करना है जो रिसोर्सेज को क्या करे, कंजर्व करे। प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू फार्मर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है फार्मर्स को और स्टेक होल्डर जो है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। The NMSA has identified 10 key dimensions for adaptation and mitigation. तो क्या क्या है वो 10 key dimensions, उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। Improved crop seeds, livestock and fish culture, water efficiency, pest management, improved farm practices, nutrient management, agricultural insurance, credit support, markets, access to information और livelihood diversification। तो I hope ये सारे के सारे आप अपने आप भी समझ सकते हैं क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कभी ये चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ कि आप खुद समझ सकते हैं और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, द नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये क्या है देखिए, इसकी मिशन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज नेटवर्क्स अमंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस engaged in research and development relating to climate science and facilitating data sharing and exchange through a suitable policy framework and institutional support, ठीक है। पहले तो इस तरीके के नॉलेज नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, और साथ ही साथ फिर उनका क्या करना है, डेटा शेयरिंग वगैरह करना है और एक्सचेंज करना है थ्रू सुटेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी वॉच ग्रुप्स with institutional capacities to carry out research on risk minimized technology selection for developmental choices। तो उसमें इस तरह की ग्लोबल टेक्नोलॉजी वॉच ग्रुप बनाने की बात है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैपेसिटी फॉर मॉडलिंग द रीजनल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स विद इन द कंट्री फॉर डिफरेंट सीजन्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यानी कि रीजनल लेवल पर हमें क्या करना है, रीजनल लेवल पर हमें नेशनल कैपेसिटी को बिल्ड करना है ताकि हम रीजनल इंपैक्ट देख सके क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका असर पूरे के पूरे देश में एक जैसा नहीं होगा, है ना। उसका अलग अलग रीजन वाइज जो असर होगा, रीजनल वाइज जो इम्पैक्ट होगा उसको देखने की बात यहाँ पर की जा रही है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स और अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, सीजन्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला है एस्टैब्लिशिंग research networks and encouraging researches in the areas of climate change impacts on important socio-economic sectors जैसे कि agriculture, health, natural ecosystem, biodiversity, coastal zones, etc. Next is generation and development of the conceptual and knowledge basis for defining sustainability of development pathways in the light of responsible climate change related actions, ठीक है। हमें क्या करना है, कंसेप्चुअल और नॉलेज बेस को जनरेट और डेवलप करना है फॉर डिफाइनिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पाथ्स, यानी कि जो हम डेवलपमेंट पाथ्स की बात कर रहे हैं कि हमें ये करना है डेवलपमेंट के लिए, उसमें सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें ये इस तरीके के नॉलेज बेस को डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एन इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ की क्लाइमेट प्रोसेसेस एंड द रिजल्टेंट क्लाइमेट रिस्क एंड एसोसिएटेड कंसिक्वेंसेज, ठीक है। कि जो की क्लाइमेट प्रोसेसेस हैं उनको लेकर अवेयरनेस और इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है
एंड द रिजल्टेंट क्लाइमेट रिस्क, ठीक है, और क्लाइमेट रिस्क क्या क्या होंगे और जो कंसिक्वेंसेस है और उनसे जुड़े हुए कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे उनको लेकर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज टू कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स अंडरटेकन बाय अदर नेशनल मिशन, strengthen indigenous capacity for the development of appropriate technologies for responding to climate change through adaptation and mitigation, and promote their utilization by the government and societies for the sustainable growth of economies। यानी कि बाकी और जितने भी मिशन हैं उनके एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इंडिजीनियस कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्यों, ताकि हम लोग जो है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट कर सके। और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, जो क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड कर सके एडेप्टेशन मिटिगेशन के थ्रू। नेक्स्ट है उनके यूटिलाइजेशन को, यानी कि इस तरीके की जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट और सोसाइटीज के द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा है फॉर दी सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज, वो सब देखने की बात है यहाँ पर। नेक्स्ट इज creating institutional capacity for research infrastructure including access to relevant data sets, computing and communication facilities, and awareness to improve the quality and sector specific scenarios of climate change over the Indian subcontinent। ठीक है, institutional capacity और research infrastructure बनाने की बात है ताकि हम जो relevant data sets है उसको access कर सके, computing communication facilities provide कर सके, and अवेयरनेस जो है, ठीक है, अवेयरनेस रिलेटेड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड सेक्टर स्पेसिफिक सिनारियोज ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इन सब चीजों के लिए जो है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और फॉर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज ensuring the flow and generation of human resources through a variety of measures including incentives to attract young scientists to climate science। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज़्यादा जो है इससे इन कामों में लगाना है। और वो कैसे कर सकते हैं, जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं उनको इस फील्ड में या क्लाइमेट साइंस में अट्रैक्ट करने के लिए हम उनको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो दे सकते हैं। बिल्डिंग अलायंसेज एंड पार्टनरशिप्स थ्रू ग्लोबल कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज अंडर इंटरनेशनल एंड बायलैटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, और उसमें क्या है कि हम एक ग्लोबल कोलैबोरेशन बनाएं, ठीक है, किसके साथ, अलग अलग देशों के साथ बनाएं, ताकि हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप कर सके जिससे हम ये क्लाइमेट चेंज से हो रही जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ सके। नेक्स्ट इज नेशनल बायो एनर्जी मिशन। इसमें क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स बायोमास फ्रॉम एग्रो एंड एग्रो इंडस्ट्रियल रेसिड्यू कैन पोटेंशियली जनरेट 25,000 मेगावाट ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, तो इससे जो है बायोमास जो निकल रहा है एग्रो से और एग्रो इंडस्ट्रियल रेसिड्यू से, उससे 25,000 मेगावाट तक की जो पावर है वो हम जनरेट कर सकते हैं। दिस कैन बी फर्दर रेज्ड विद वेस्टलैंड बेस्ड इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लांटेशन एंड पावर जनरेशन सिस्टम्स। मतलब ये तो एक मिनिमम बताई जा रही है, ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि इससे ज़्यादा भी हम लोग जो है वो वेस्ट वगैरह को यूज़ करके जो है एनर्जी बना सकते हैं। बायो एनर्जी होती क्या है, बायो एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, यानी कि पहली बात तो ये रिन्यूएबल है और दूसरी ये बायोलॉजिकल सोर्सेज से आ रही है। टू बी यूज्ड फॉर हीट, इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल फ्यूल, और हर चीज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। बायोफ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल इज अमंग द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बायोफ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल, प्लांट से हम लोग बायोफ्यूल को डिराइव कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बायो एनर्जी के सोर्सेज की, तो कुछ तो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं, जैसे कि लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक रेसिड्यू, लेफ्ट ओवर फार्म ऑर्गेनिक रेसिड्यू, लेफ्ट ओवर फॉरेस्ट रेसिड्यू, लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक अर्बन रेसिड्यू या फिर एल्गल रेसिड्यू। ये सारे के सारे तो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं, इनके बारे में तो आप समझते हैं। ठीक है, कुछ न्यू सोर्सेज भी हैं, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ शॉर्ट रोटेशन एनर्जी क्रॉप्स और सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, जैसे कि बायोफ्यूल में आपने नाम सुना होगा एक, दैट इज नोन एज जेट्रोफा। ठीक है, बायोफ्यूल्स का जो है इस तरीके से जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाया जाता है, बेसिकली बायोडीजल वगैरह इससे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की क्रॉप्स वगैरह लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है, सोशल फॉरेस्ट्री की बात की जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि बायो एनर्जी के एडवांटेजेस क्या क्या है। एक तो कैपिटल एफिशिएंट है, दूसरी बात
हाई एनर्जी जनरेशन पोटेंशियल, इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है। सिग्निफिकेंट कार्बन एमिशन रिडक्शन पोटेंशियल, और कार्बन जो रिडक्शन है वो इसमें जो एमिशन है उसका काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन इसमें हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि हम बायो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं निकलता। नेक्स्ट इज सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन पोटेंशियल, ठीक है। इससे काफ़ी सारे लोगों को क्या हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, उससे संबंधित चीज़ें जो है वो और ज़्यादा करी जाएंगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट्स रिमेन विद इन द कंट्री, जो भी इसके इन्वेस्टमेंट है या जो भी इसके फायदे हैं वो देश में ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने वाले। नेक्स्ट इज साइजेबल इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन टू जीडीपी, जीडीपी में इसका जो एक वैल्यू एडिशन है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है, वो एक साइजेबल हो सकता है, मतलब बहुत कम हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। देन वी हैव वेस्टलैंड रीजनरेशन, जो हमारी वेस्टलैंड हो गई है उसको हम लोग रीजनरेट कर पाएंगे अगर हम लोग बायो एनर्जी का यूज करते हैं तो। इसके बाद हम INDC की बात करते हैं। अब देखिए ये चीज क्या है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, एट द 19th सेशन, जो 19th सेशन हुआ है इसका वारसाओ जगह है पोलैंड में, इन नवंबर 2013, इन्वाइटेड ऑल पार्टीज टू इनिशिएट domestic preparations for their INDC towards achieving the objective of the convention and to communicate them well in advance of the 21st sessions of the conference of parties, ठीक है, कि इसके जो भी कन्वेंशंस है उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है, इनके कन्वेंशंस को फॉलो करने के लिए एक INDC बनाने की बात की जा रही थी कि सब जो कंट्रीज है, जो इसके मेंबर कंट्रीज है, वो एक INDC को क्या करें, प्रिपेयर करें, ठीक। अब ये जो कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस टेकिंग into account the outcomes of both Warsaw COP19 and Lima COP20, ठीक है, has to reflect the principles of equity and common but differentiated responsibilities, and the country's contribution must have been in a balanced and comprehensive कंटेक्स्ट, ठीक है। ये सारी चीजें बात की जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी का कंसेप्ट है। इक्विटी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मिले, जिसको कम जरूरत है उसको कम मिले, दैट इज इक्विटी। नेक्स्ट इज हमारा जो टारगेट है या जो हमारे मेन गोल है वो तो कॉमन है, ठीक है। कॉमन क्या है कि हमें क्लाइमेट चेंज को होने से बचाना है, क्लाइमेट में ज्यादा चीजें जो है, जो एमिशन वगैरह है वो कम करना है। हमारे गोल्स तो सबके कॉमन है, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए। डिफरेंशिएटेड क्यों होनी चाहिए? डिफरेंशिएटेड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर देश जो है वो क्या है, वो बराबर तरीके से एमिशन नहीं कर रहा है ना। वो कोई एमिशन ज्यादा कर रहे हैं, कोई एमिशन कम कर रहे हैं। जैसे कि पिछले साल ये काफी हॉट टॉपिक बना हुआ था कि यूएस जो है, दैट इज अमेरिका जो है, उसका एमिशन बहुत ज्यादा है। बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री उसका एमिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस समय वहां के जो प्रेसिडेंट थे, दैट वाज डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका को, यूएस को जो है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था उससे अलग कर लिया था, ठीक है। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग करने का मतलब था कि वो ये सब चीजों पे बात नहीं करना चाहते थे कि हम जो अपना एनर्जी एमिशन वगैरह है उसको कम करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई है। लेकिन रिसेंटली जब अभी वहां का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है और वहां के जो प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, तो जैसे ही जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वापस ही एग्रीमेंट साइन करा है कि यूएस विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, वापस से वो पार्ट बनेगा। तो दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि जितना एमिशन इंडिया को कम करना है उतना ही एमिशन अमेरिका को कम करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी जो सबकी एमिशन है वो अलग अलग है। तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉमन रहेंगी लेकिन डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। जो कंट्री का कंट्रीब्यूशन है मस्ट बी सीन इन अ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंटेक्स्ट में उसको देखना चाहिए। इंडिया ने अपना जो वॉलंटरी गोल है ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 20 to 25% ओवर 2005 लेवल बाय 2020, इसमें बेसिकली वही होता है कि आपको अपनी तरफ से ये चीजें बतानी है कि हम इतना कम कर पाएंगे या इतना कम करेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने क्या बोला था कि हम 2005 के लेवल के हिसाब से जो हमारा एमिशन वगैरह है उसको 2020 तक 20 से 25% तक कम कर लेंगे, ठीक है। हालांकि कोई बाइंडिंग मिटिगेशन ऑब्लिगेशन नहीं थी एज पर द कन्वेंशन,
लेकिन a slew of policy measures to promote low carbon strategies and renewable energy have resulted in decline of emission intensity of our GDP by 12% between 2005 and 2010। ठीक है, हमने बात करी थी कि 2020 तक हम जो है 20 से 25% तक कम कर लेंगे, लेकिन 5 सालों में ही, यानी कि 2005 से लेकर 2010 तक ही हमने 12% जो है वो कम कर लिया है। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट United Nations Environment Program in its Emission Gap Report 2014 has recognized India as one of the countries on course to achieving its voluntary goal। ठीक है, जो 2014 की एक रिपोर्ट आई थी UNEP की, दैट इज एमिशन गैप रिपोर्ट, उसमें ये बोला गया है, उसमें ये माना गया है कि इंडिया जो है वो एक ऐसा देश है जो अपने वॉलंटरी गोल को अचीव करने के लिए सही रास्ते पर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2005 से 2010 तक में ही अगर वो 12% कम हो गई थी, तो अगले 10 साल में यानी कि 2010 से 2020 तक में तो वो 20 से 25% से नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद INDC जो है वो आउटलाइन करता है पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शंस दैट इंटेंड टू टेक अंडर अ न्यू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। द INDC सेंटर अराउंड इंडियाज पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑन प्रमोशन ऑफ clean energy, especially renewable energy, enhancement of energy efficiency, development of less carbon intensive and resilient urban structures, promotion of waste to wealth, safe, smart and sustainable green transportation network, abatement of pollution को कम करना है, and India's efforts to enhance the carbon sink को enhance करना है through creation of forest and tree cover. It also captures citizens and private sector contribution to combating the climate change। तो INDC में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझाने का ऐसा इसमें कुछ है नहीं। INDC प्रपोजल्स क्या है? सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लीनर होना चाहिए, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP जो है हमारी वो रिड्यूस होनी चाहिए, इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसी हो, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो। ठीक है, उसका शेयर को बढ़ाए, कार्बन सिंक यानी कि फॉरेस्ट को एनहेंस करें, एडेप्टेशन, मोबिलाइजिंग फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। INDC में द कंट्री हैज फोकस्ड ऑन एडेप्टेशन एफर्ट्स इंक्लूडिंग डेवलपिंग सस्टेनेबल हैबिटेट्स, यानी कि सस्टेनेबल हैबिटेट्स डेवलप करने की बात है, वाटर यूज एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने की बात है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग इकोलॉजिकली सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो है हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम को क्रिएट करें, बनाएं। सेफ गार्डिंग द हिमालयन ग्लेशियर्स एंड माउंटेन इकोसिस्टम, जो हमारा हिमालयन ग्लेशियर्स और माउंटेन इकोसिस्टम है उसको हम लोग उसकी रक्षा करें, उसको सेफ गार्ड करें। इनहेंसिंग कार्बन सिंक्स इन सस्टेनेबली managed forest and implementing adaptation measures for vulnerable species, forest dependent communities and ecosystem। ठीक है, कार्बन सिंक्स को हम लोग इनहेंस करें जो सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट है, और साथ ही साथ जो अडेप्टेशन मेजर्स हैं उनको वल्नरेबल स्पीशीज के लिए, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स के लिए क्या करें, इंप्लीमेंट भी करें। इसके बाद इंडिया के जो INDC थे उस पर थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। India has submitted its intended nationally determined contribution to the United States Framework Convention on Climate Change। उसके कुछ salient points देख लेते हैं। ठीक है, पहला है to put forward and further propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation। पहली बात तो यह है कि हमें क्या करना है, हम इस तरीके की बातों को सामने लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे कि एक हेल्दी और सस्टेनेबल वे होना चाहिए जीने का। ठीक है, लिविंग का, जो कि ट्रेडिशंस पर आधारित हो और साथ ही साथ उसमें कंजर्वेशन और मॉडरेशन की वैल्यूज भी हो। नेक्स्ट इज टू अडॉप्ट अ क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ देन द वन फॉलोड हिदरटो बाय अदर्स एट करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर पाथ, ठीक है, देन द वन फॉलोड हिदरटो टू बाय अदर्स टू एट करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए आप जो भी पाथ फॉलो कर रहे हैं वो एक क्लीनर पाथ होना चाहिए, एक क्लाइमेट फ्रेंडली पाथ जो है वो होना चाहिए। ठीक है, एमिशंस ऑफ इट्स GDP को हम 33 से 35% तक जो है 2030 तक कम कर लेंगे 2005 के लेवल से कंपेयर करते हुए। इसके बाद टू अचीव अबाउट 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। ठीक है, 2030 तक हमारा ये टारगेट है कि जितना भी एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिक पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है
उसका 40% जो है वो नॉन फ्यूल बेस्ड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अभी तक तो आपको पता है कि जो पावर प्लांट्स वगैरह है, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह है, वहाँ से बिजली बन रही है, तो दैट इज बेसिकली कोल बेस्ड। ठीक है, कोल बेस्ड मतलब आप समझ सकते हैं दैट इज फॉसिल फ्यूल बेस्ड। तो हमें क्या करना है कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड करनी है, कितनी, 40%। विद द हेल्प ऑफ, कैसे करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड। यानी कि हम बाहर से कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस के लेवल पर हमें लो कॉस्ट फाइनेंस मिल जाए, और ग्रीन क्लाइमेट फंड से भी अगर हमें फाइनेंस जो है वो मिल जाए तो उसके लिए भी हम ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030। 2030 तक हमें क्या करना है कि 2.5 यानी कि 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक का जो कार्बन सिंक है उसको और ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाकर। ठीक, नेक्स्ट इज टू बेटर अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज बाय एनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इन सेक्टर्स vulnerable to climate change, particularly agriculture, water resources, Himalayan agriculture, Himalayan region, coastal region, health and disaster management। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज को हमें क्या करना है, हमें क्लाइमेट चेंज को बेटर अडेप्ट करना है। कैसे, हम अपने जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए वल्नरेबल है, वहां पर उन सेक्टर्स में बेसिकली डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, इनहेंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, जो हमारा हिमालयन रीजन है जहां पर हमारे ग्लेशियर्स वगैरह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर, कोस्टल रीजन जो है वहां पर, और हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इज टू मोबिलाइज डोमेस्टिक एंड न्यू एंड एडिशनल फंड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द अबव मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एक्शंस इन व्यू ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द रिसोर्सेज गैप। ठीक है, हम जो नए, ठीक है, एडिशनल फंड्स हैं या डोमेस्टिक फंड्स हैं उसको क्या करें, मोबिलाइज करें। मोबिलाइज करने का मतलब है कि एक ही जगह पर फंड ना लगाएं, अलग अलग जगह पर जो हमें जरूरत है फंड्स की वो लगाएं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज से अगर हमें फंड मिल रहा है तो हम उसका यूज करें अलग अलग सेक्टर्स में। इंप्रूवमेंट टू द अबव इरिगेशन एंड अडेप्टेशन एक्शंस इन व्यू ऑफ द कोर्स रिक्वायर्ड एंड द रिसोर्स गैप। ठीक है, next is to build capacities, create domestic framework and international architecture for quick diffusion of cutting edge climate technology in India and for joint collaborative R&D for such future technologies। हमें क्या करना है, कैपेसिटीज बिल्ड करने की बात की जा रही है, डोमेस्टिक फ्रेमवर्क बनाने हैं, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बनाने हैं, ताकि कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को जो है हम इंडिया में क्विकली डिफ्यूज कर सकें। ठीक है, और हमारा जो R&D सेक्टर है, या फिर हम कहें जो हमारे R&D है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर जॉइंट कोलैबोरेशन हो सके इस तरीके की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीजें जो है आप यहां तक बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो ये सारे के सारे जो मिशंस वगैरह थे उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में अगले पार्ट में। ठीक है, अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अभी हमें 2 पार्ट या मैक्सिमम जो है 3 पार्ट और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर सारे के सारे वीडियो, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी जो ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है वहां पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।